जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 25 से 26 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक सूचना है, आप लोग ना कल वीकली करंट अफेयर डाल दिया गया है, आप उसमें जाएंगे। टेलीग्राम में हमारा टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम में या हमारे प्ले लिस्ट में यूट्यूब का जो प्ले लिस्ट है वहां पर भी आपको पूरा मिल जाएगा। वहां पर देख सकते हैं क्योंकि वहां पूरा आपको डे वाइज भी क्लास मिलेगा, वीकली भी मिलेगा और मंथली भी करंट अफेयर उसमें आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे क्योंकि अक्टूबर माह का पूरा उसमें डाल दिया गया है। पीडीएफ के साथ आपको बिल्कुल वहां पूरा मिल गया है। अब देखिए हाल ही में प्रदेश में कितने नंबर का राउत नाचा महोत्सव 2024 मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया गया। और साथ ही याद रखें कब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 24 नवंबर को। कब, ये ध्यान देंगे। आयोजन आयोजन अगर तिथि की बात की जाए दोस्तों, तारीख की, दिनांक की, तो याद रखें 24 नवंबर को, 24 नवंबर 2024 इस तारीख को याद रखना है। और आपको एक और याद रखना है, इसमें तिथि भी पूछा जाता है। इसमें जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, बिल्कुल पंचांग के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे भी याद रखें। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कहाँ आयोजित किया गया है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि राउत नाचा महोत्सव हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव, साथ ही देश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव भी इसे कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों हमारे प्रदेश में कहाँ होता है, बिलासपुर में। ठीक, बिलासपुर में। और एक एग्जाम में बिलासपुर के किस स्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखें क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा, कि बिलासपुर में कहाँ होता है, तो बिल्कुल याद रखें लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा जो मैदान है, लाल बहादुर, यहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसलिए बिल्कुल इस पॉइंट को याद रखें। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसलिए याद रखें कहाँ, लाल बहादुर शास्त्री में, बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। और याद रखें दोस्तों राउत नाचा जो छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है यह किस तौर पर होता है, तो याद रखें शौर्य प्रदर्शन। कौन से तौर पर, शौर्य प्रदर्शन। साथ ही गौरव और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश में राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक, इस आयोजन में दोस्तों मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी, साथ ही केंद्रीय मंत्री जो बिलासपुर से जो सांसद रहे हैं, याद रखना बिल्कुल दोस्तों तोखन साव इसमें भाग लिए, इसलिए याद रखना है। और साथ ही अमर अग्रवाल भी इसमें जो हमारे विधायक हैं वो भी बिल्कुल वहां पे उपस्थित रहे हैं। ठीक, इतना पॉइंट याद रखना है। और साथ ही याद रखिए इसमें तिथि। अब तिथि के बारे में इसमें बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस पॉइंट को याद रखें। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी को, इस तिथि को बिल्कुल आपको नोट रखना है। कार्तिक एकादशी। ठीक, इस क्वेश्चन से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया। कार्तिक प्रबोधिनी, हाँ यहाँ प्रबोधिनी लिखना है, प्रबोधिनी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो थोड़ा सा याद रखें। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी को हमारे प्रदेश में राउत नाचा महोत्सव मनाया जाता है। और इस तारीख को भी याद रखें, 24 तारीख को ये कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया गया है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल याद रखना है आपको। अब देखिए इसी को दोस्तों, जो राउत नाचा है ये एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में जो राउत नाचा महोत्सव है दोस्तों, इसमें प्रमुख रूप से कौन सा, तो याद रखिए राउत नाचा महोत्सव का अन्य नाम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है बहिरा। कौन सा, यहाँ पे लिखे बहिरा नाच। ठीक, बहिरा नाच भी इसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अहिरा नाच। ठीक, यहीं पे अहिरा नाच लिखे, अहिरा नाच पूछे तो आपको इसमें डाउट नहीं होना है। ठीक, अहिरा नाच हो या दोस्तों गहिरा नाच हो या बहिरा नाच हो या राउत नाचा, ये सभी कौन सा है, राउत नाचा के प्रकार हैं, मतलब अन्य नाम है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नाम से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और याद रखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि इनकी शुरुआत कब से हुआ है, राउत नाचा महोत्सव जो बिलासपुर में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए ये 1978 से, कब से, 1978 से ये राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत की गई है। और याद रखें ये कितने नंबर का मनाया गया है हमारे प्रदेश में इस बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए याद रखें दोस्तों 1978 से अब तक गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। ठीक, तो याद रखना है 47वां जो नंबर का अभी राउत नाचा महोत्सव हमारे प्रदेश में आयोजित किया है। बहुत ही बढ़िया शौर्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, एग्जाम के दृष्टिकोण से साथ ही आपने अगर
किसी मेंस के एग्जाम दिला होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि राउत नाचा महोत्सव से संबंधित निबंध लिखिए करके एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए यह क्वेश्चन प्री के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में बिल्कुल इसे इंटरव्यू में इसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा याद रखें। और इसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि दोस्तों ये किसके प्रतीकात्मक रूप में इसे मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखें किसके प्रतीकात्मक रूप में दोस्तों, तो याद रखें भगवान कृष्ण के रूप में। ठीक है, इसलिए याद रखें भगवान कृष्ण के जो उनके की पूजा की जाती है, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, इसे थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि कुछ वाले क्वेश्चन में यही डाले जाते हैं और यही एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद रखें। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों याद रखना है कृष्ण भगवान जो कंस का वध करने के बाद दोस्तों विजय के प्रतीक के रूप में इस नृत्य किए हैं, इसी नृत्य के कारण इसे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें किसके, तो याद रखें दोस्तों कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के उपरांत दोस्तों जो नृत्य किया ना, इसी नृत्य के जो शौर्य के प्रदर्शन के रूप में इसे मनाया जाता है। किसके, तो याद रखना कंस के वध के बाद का जो नृत्य किए हैं इसलिए मनाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाँ यहाँ पे जो राउत नाचा जो वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ पे लिखे हम लोग, जगह तो नहीं है लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड हमारे पास है। अब देखिए इस राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया जाता है, ये तो आप लोग पता हो गया, लेकिन इसमें एडिशनल क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए इसमें वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है वाद्य यंत्र के रूप में, तो दोस्तों इसमें गढ़वा बाजा। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है गढ़वा बाजा से। तो देखिए इसमें एग्जाम में कौन कौन से आए हुए हैं ये भी बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है ये भी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ये गढ़वा बाजा से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। अब याद रखें दोस्तों जो राउत नाचा है उसमें दोहा पारी जाती है, ये आपको भी पता है। नृत्य किया जाता है इसमें आपको भी पता है क्योंकि आप गए होंगे या आपको राउत नाचा अपने गाँव में भी होता है, ये भी आपको पता ही होगा, है ना। तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए ये राउत यादव समाज द्वारा किसके द्वारा पूछा जाएगा, किसके द्वारा किया जाता है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यादव समाज, यदुवंशी समाज द्वारा ये पूरा किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जो हमारे प्रदेश के राउत है उनके द्वारा किया जाता है। और साथ ही याद रखना दोस्तों इसमें पुरुष केवल और केवल पुरुष कलाकार इसमें भाग लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया। पुट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला गया था, इसलिए थोड़ा सा याद रखें केवल और केवल दोस्तों इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। कौन, पुरुष ही भाग लेते हैं। और याद रखना इसमें महिलाओं का भी इसमें वेशभूषा तैयार किया जाता है, महिलाओं का वेशभूषा। ठीक है, पुरुष द्वारा ही दोस्तों इसमें महिलाओं का इसमें वेशभूषा तैयार किया जाता है विशेष रूप से, याद रखना। और इसमें पैरों की लयबद्ध तरीके से डांस किया जाता है, किसमें पैरों की लय और साथ ही थिरकट का विशेष महत्व होता है, इसलिए थोड़ा सा विशेषता को भी इसमें ध्यान देंगे। पैरों का, ठीक है, याद रखें पैरों का लय, साथ ही जो थिरकन होता है ना, और पैरों का थिरकन और थिरकन का लयबद्ध इसमें प्रस्तुत किया जाता है, लयबद्ध तरीके से इसमें डांस किए जाते हैं, इसे थोड़ा सा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, 47वां नंबर का। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ये भी हमने बता दिया, और कौन कौन से पूछने लायक क्वेश्चन है ये भी बता दिया, इंपॉर्टेंट भी बता दिए, विशेषता भी बता दिए, जितने भी पॉइंट है सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। पूरा आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और क्रमशः आप इसमें पॉइंट डालेंगे। राउत नाचा महोत्सव ये आपको डालना रहेगा, उसके बाद आपको पूरा लाइन से लिखना रहेगा। ठीक है, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए हाल ही में चर्चा में रही निशा यादव। देखिए निशा यादव किस क्षेत्र से संबंधित है, अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और याद रखना इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में पेपर में छपा हुआ था कि निशा यादव आर्थिक तंगी के कारण जो पर्वतारोही है, ये बिल्कुल आपको याद रखना, निशा यादव कौन सा है, पर्वतारोही। इसमें दोस्तों हमारे जो प्रदेश सरकार से अपने बात रखी कि जाने के लिए कहाँ, किलिमंजारो जो पर्वत है ना वहां जाने के लिए उनके आर्थिक तंगी के कारण वहां नहीं जा पाए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों अभी हाल ही में बिलासपुर में एक कार्यक्रम
अभी हाल ही में आयोजित हुआ, वहां पर इसे सम्मानित किया है कुछ राशि देकर, धनराशि देकर उसे जाने के लिए। तो इसे थोड़ा सा याद रखें। निशा यादव दोस्तों ये पर्वतारोही है, किससे संबंधित है? तो पर्वतारोही, इसके बारे में आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखें दोस्तों, ये पर्वतारोही जो निशा यादव जी है कहाँ के रहने वाली, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, बिलासपुर से। ठीक है, बिलासपुर के रहने वाली है निशा यादव। कहाँ के रहने वाली है? बिलासपुर से। और दोस्तों ये भी कहाँ जाने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखें, किलिमंजारो। कौन सा? किलिमंजारो जो पर्वत है यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ का जो भी चढ़ाई करने वाले, इसे थोड़ा सा याद रखें। और दोस्तों ये किलिमंजारो पर्वत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत चर्चा में है, तो बिल्कुल याद रखें। ये कहाँ है? तो याद रखना, पूर्वी तंजानिया में स्थित है। साथ ही याद रखें दोस्तों, अफ्रीका का सबसे, कहाँ का? अफ्रीका, इसलिए याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी। कौन सा? अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब इसका ऊंचाई कितना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी जो किलिमंजारो है इनका ऊंचाई कितना है, तो बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखें दोस्तों, 5895, ठीक, 5895 मीटर इनकी ऊंचाई है। फीट में बात करते हैं तो ये दोस्तों कितना है? 19,341 फीट। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उनमें फीट में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए थोड़ा सा याद रखें दोनों को। ये मीटर में, ठीक, ये मीटर में है और ये फीट में है, दोनों को अलग अलग याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, मीटर में पूछ देते हैं, कभी कभी फीट में पूछ देते हैं, दोनों आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और कहाँ है दोस्तों? पूर्वी तंजानिया क्षेत्र में ये स्थित है, आपको इतना याद रखना है। ठीक, अभी हाल ही में दोस्तों बिलासपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, राम सेतु मार्ग के लोकार्पण। बिलासपुर में ही याद रखिए एक राम सेतु मार्ग है, ये अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे लोकार्पण किए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, राम सेतु लोकार्पण। ठीक है, राम सेतु का लोकार्पण किया गया अभी हाल ही में। यहीं पर दोस्तों हमारे प्रमुख रूप से निशा यादव जी को सम्मानित किया गया है, कितने लाख रुपए देकर? तो याद रखिए 3,45,000 रुपए इन्हें दिए हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा चर्चा में रहा, इसलिए याद रखें ये कौन है? पर्वतारोही है। ठीक है, आपको इतना बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए, किस जनजाति द्वारा घिर्रा उत्सव मनाया जाता है? इसमें जनजाति का नाम दिया गया, कुछ जनजाति का नाम दिया गया इसमें, और आपको याद रखना घिर्रा उत्सव। ये घिर्रा उत्सव क्या है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें चर्चा करते हैं। घिर्रा उत्सव दोस्तों, जब धान की फसल जब घर आती है तब दोस्तों घिर्रा उत्सव मनाया जाता है। अब इतना ध्यान देंगे इसमें, अभी हमारे प्रदेश में सभी तरफ क्या है? धान कटाई चल रही है ना, तो धान का जो फसल है को काट कर हम लोग कहाँ लाते हैं? घर, है ना, को काट कर घर लाते हैं। इसके उपलक्ष्य में इसे क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसे थोड़ा सा याद रखें, धान का फसल काटने के बाद यह मनाया जाते हैं, घर में लाते हैं तब मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए ये घिर्रा उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए दोस्तों, ये कहाँ के जनजाति द्वारा? तो बिल्कुल याद रखिए किस जिला में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है, तो याद रखना है सरगुजा। ठीक है, कहाँ? सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग लिखेंगे यहाँ पे, संभाग क्योंकि उस क्षेत्र में पूरा ये प्रचलित है घिर्रा उत्सव। ठीक, घिर्रा उत्सव को बिल्कुल याद रखें। क्या है दोस्तों? धान की फसल जब घर लाते हैं उनके उपलक्ष्य में वहां के जनजातियों द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है कौन सा? घिर्रा उत्सव, याद रखना है। साथ ही याद रखना दोस्तों इसमें जो किस जनजाति द्वारा, तो बिल्कुल पंडो जनजाति बिल्कुल याद रखें, साथ ही कंवर जनजाति, उराव जनजाति, कोरवा जनजाति, उपरोक्त सभी जनजाति द्वारा ये प्रमुख रूप से क्या मनाया जाता है? घिर्रा उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सरगुजा भाषा में देखिए यहाँ पे घिर्रा लिखा ना, घिर्रा, घिर्रा का जो प्रचलित नाम है या दोस्तों वहां का जो सरगुजा भाषा में क्या कहा जाता है इसे? तो मस्त होना। क्या है? मस्त होकर नाचना। घिर्रा उत्सव मतलब धान आते हैं तो उनकी खुशी में जो किसान होते हैं वह डांस करते हैं, ये इस उत्सव का प्रमुख मोटो है। ठीक है, याद रखें घिर्रा उत्सव। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी जनजाति मनाए जाते हैं, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि अलग अलग
कूट में दिया जा सकता है या एक ही जनजाति का नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी जनजाति का नाम आपको याद रखना होगा। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ध्यान देंगे दोस्तों ये कब मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पौष माह के शुक्ल पक्ष में यह मनाया जाता है घिर्रा उत्सव। ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। अलग अलग इसमें डांस किए जाते हैं, साथ ही इसमें मुखौटा का भी महत्व होता है, मुखौटा पहनकर भी इसमें डांस किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, इतना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में एक और जनजाति लिखेंगे नगेशिया। कौन सा, नगेशिया। नगेशिया ये जनजाति द्वारा भी इसे मनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ये नहीं लिखाया, याद रखें इसके द्वारा नगेशिया। नगेशिया जनजाति को भी आपको डिनोट करना रहेगा इसमें। ठीक है, नगेशिया जाति द्वारा ये भी मनाया जाता है घिर्रा उत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हेलन केलर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। अब देखिए इसके बारे में पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें मजा नहीं आया क्लास लेने में, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। हेलन केलर अवार्ड 2024 किससे संबंधित है, क्योंकि इसमें पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथ ही किस व्यक्ति को, हमारे प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए दिया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलन केलर 2024 का अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, तो याद रखिए दोस्तों बसंत। कौन है ये, बसंत यादव, माफ करना, बसंत साहू जी को। किसे दोस्तों, बसंत साहू को सम्मानित किया गया है। और याद रखिए ये दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग। ठीक, दिव्यांग व्यक्ति हैं बसंत साहू जी। अब ध्यान देंगे इसमें किस लिए, आपके दिमाग में आना चाहिए इसे किस लिए सम्मानित किया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसे किस लिए सम्मानित किया है, तो याद रखें दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, किसके लिए, दिव्यांग जनों की अधिकारों की रक्षा, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, रक्षा। और साथ ही दोस्तों इसमें एक और पॉइंट जोड़ेंगे, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए, सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सम्मान दिलाने के लिए, समाज में समान अवसर दिलाने के, ये भी याद रखिए एक पॉइंट और, समान अवसर, समान अवसर, सम्मान प्लस समान अवसर दिलाने के लिए दोस्तों ये प्रमुख रूप से दिव्यांगजनों के लिए कार्य किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसलिए दोस्तों अभी हाल ही में इसे हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अब याद रखें किसके द्वारा, तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखें दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पीपुल, जो एक संस्था है, इसके द्वारा सम्मानित किया है हमारे किसे, बसंत साहू जी को। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, याद रखें। चलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं उनका नाम, यहीं पे लिखिए किसके द्वारा, अगर दिमाग में रहना चाहिए आपके किसके द्वारा, आप इसका नाम बिल्कुल याद रखें। एंड क्या है, NCP, यहाँ पे NCPED। ठीक, इसके द्वारा इसे सम्मानित किया गया है, NCPED इसके द्वारा सम्मानित किया है। कहाँ दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में इसे सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे क्योंकि नई दिल्ली में सम्मान दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि बसंत साहू किस जिले के रहने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बसंत साहू दोस्तों धमतरी जिला का, कहाँ का, धमतरी। ठीक है, धमतरी के कुरुद के रहने वाले हैं, कहाँ का, कुरुद। ठीक, ये भी याद रखें धमतरी के कुरुद के रहने वाले बसंत साहू जी। और ध्यान देंगे ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है कि बसंत साहू हमारे प्रदेश के, बसंत साहू हाल ही में चर्चा में रहा, बसंत साहू किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो याद रखें समाज सेवी और साथ ही चित्रकार। ठीक है, ये समाज सेवा के रूप में भी कार्य करते हैं, समाज सेवी और साथ दोस्तों चित्रकार। कौन सा, चित्रकार, चित्रकार के रूप में भी ये कार्य करते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है क्योंकि छत्तीसगढ़ की लोक कला, साथ ही परंपराओं और जो सामाजिक मुद्दे हैं उसे जीवित रखना इनका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही दिव्यांगजनों का, उनके अधिकारों के लिए लड़ना और साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और खुद ही दोस्तों ये दिव्यांग होते हुए भी ये दिव्यांग लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा। ध्यान देंगे इसमें दोस्तों अभी हाल में सम्मानित किया गया हेलन केलर अवार्ड। तो दोस्तों हेलन केलर कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेलन केलर दोस्तों एक अमेरिकी लेखिका है, ये जन्म से अंधी थी, है ना। तो याद रखना है 1880 के आसपास का जन्म हुआ, 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके उपलक्ष्य में दोस्तों ये हेलन केलर अवार्ड रखा गया और इसी के उपलक्ष्य में दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये दोस्तों 1966 से, कब से,
1966 में 1996, माफ करना यहाँ पे 1996 में इनकी स्थापना किया गया है। तब से दोस्तों यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए ये नई दिल्ली में पुरस्कार देने के लिए इसकी स्थापना किया गया और तब से अब तक पुरस्कार इनका दिया जाता है। थोड़ा सा पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सशक्त व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कितने स्थान पर है? लेटेस्ट डाटा है 2024 का, ध्यान देंगे यहाँ पे। सशक्त व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कितने स्थान पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए याद रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये पुरस्कार है, इसमें पहला स्थान भी देखेंगे, साथ ही दोस्तों जारी करता कौन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले भारत के स्थान देखना है, इसके बाद जारी किसके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनके जो आधार है स्तंभ, मतलब इसे जो नापने का स्तंभ है किस आधार पर इसे तैयार किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, भारत के स्थान की बात करें तो इसमें 33वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? यहाँ पे हमारा भारत कितने स्थान पर है? 33वें स्थान पर है। अब याद रखना जारी करता, यहीं पे जारी करता, ठीक, हेनरिच फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है, इसे थोड़ा सा याद रखें। हेनरिच फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए दोस्तों, सशक्त सूचकांक 2024 में दोस्तों 3 स्तंभों के आधार पर व्यापार स्थिरता में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। मतलब दोस्तों हमारे व्यापार पर प्रकाश डाला है 3 स्तंभों के आधार पर। अब ये 3 स्तंभ कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये 3 स्तंभ याद रखिए यहाँ पे। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास, ये 3 स्तंभ को आपको याद रखना होगा। आर्थिक विकास, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सशक्त व्यापार सूचकांक में 3 आधार कौन कौन से, ये पूछा जा सकता है। इनके मापने का आधार कौन कौन से, ये पूछा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं है ना। तो याद रखें, इसमें पहला ये हो गया। दूसरा सामाजिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सामाजिक उन्नति। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट इसमें रखेंगे पर्यावरण लचीलापन। ठीक है, पर्यावरण लचीलापन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण लचीलापन, सामाजिक उन्नति और साथ ही आर्थिक विकास, इसमें 3 आधार स्तंभ रखे गए हैं। इसे नापने के लिए इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ये हमारा भारत का 23वां स्थान है, इसलिए याद रखें। और साथ ही पहले स्थान की बात करें यहाँ पे, तो पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो याद रखना है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अगर बात करें दोस्तों इसमें, तो यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। ठीक, इतना याद रखिए। और तीसरा नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। चौथे नंबर पर जापान है, ये भी इंपॉर्टेंट, जापान। 5वें नंबर पर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ये क्रमशः आपको नाम याद रखना है। साथ ही हमारा भारत का नाम भी इसमें आपको बिल्कुल याद रखना होगा। कौन सा? तो बिल्कुल 23वां स्थान से आपको नोट रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और चलिए, हाँ, आप लोगों को संविधान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। संविधान का जो पालन है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार, जितने भी अधिकार दिए गए हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। जो हम लड़ाई लड़ते हैं संविधान द्वारा ही लड़ते हैं, इसलिए संविधान का निर्माता को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, संविधान दिवस का आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आज संविधान दिवस है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर, इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये कहाँ है? तो याद रखें, हरियाणा। कहाँ? हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ? तो सोनापत में, सोनीपत। ठीक है, यहाँ पे है, हरियाणा के सोनीपत में। ठीक है, इस पॉइंट को नोट रखें। सोनीपत में कौन है? तो याद रखिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इनका लोकार्पण किया गया है। लोकसभा जो हमारे अध्यक्ष कौन है अभी? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी।
ठीक, इसके द्वारा अभी हाल ही में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें संविधान के बारे में जितने भी पॉइंट है सभी को दर्शाया गया है और बताया गया है कि क्या क्या इसमें है, इस संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें क्योंकि भारत का लोकतंत्र संविधान में समाहित है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ध्यान देंगे यहाँ पे जो संविधान दिवस का दोस्तों इसमें 75वां, ठीक है, 75वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक, इस पॉइंट को भी नोट रखें, 75वां संविधान का वर्षगांठ मनाया गया। इसका भी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, ये पहला संविधान का, भारत का पहला संविधान संग्रहालय अब तक का पहला कहाँ है, हमारा हरियाणा में। ठीक, हरियाणा के सोनीपत में, इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में, ये क्वेश्चन था। और आपके लिए क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित जो सीएम ट्रॉफी इंडियन इंटरनेशनल चैलेंज 2024 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया है। ठीक है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा तो कमेंट बिल्कुल करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।